हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हार्डी की पोयम वेसेक्स हाई के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ बातें थॉमस हार्डी के बारे में। दोस्तों, थॉमस एक फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट और पोएट थे जो अपने काम में पोर्ट्रे किया करते थे रूरल लाइफ को विक्टोरियन इंग्लैंड की, जहाँ पे वो ह्यूमन सफरिंग को, फेट को, सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस को दिखाया करते थे। उनका काम एक ब्रिज की तरह काम करता था बिटवीन विक्टोरियन रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म। ऑफर करता था एक डीप इंसाइट को सोशल इश्यूज के जो उस वक्त पे हुआ करते थे, ह्यूमन डिजायर्स को और अलग अलग फोर्सेस को, नेचर की और डेस्टिनी की, तो एक ह्यूमन की लाइफ में इफेक्ट करती है। थॉमस हार्डी के फेमस नॉवल रही है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और जूड द ऑब्सक्योर, और फेमस पोएट्री रही है द डार्किंग थ्रैश और आर यू डिगिंग ऑन माई ग्रेव। दोस्तों, अगर आपको इनका दूसरा वर्क या कोई ड्रामा या पोएट्री जाननी है या आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो इजीली मिल जाए। दोस्तों, थॉमस हार्डी ने वेसेक्स हाई लिखी थी 1896 में, जो रिफ्लेक्ट करती है हार्डी के डीप कनेक्शन को उन लैंडस्केप के जो कि वेसेक्स में है। दोस्तों, वेसेक जगह का नाम है जो कि सदर्न इंग्लैंड में है। इस पोएम में थॉमस ने अपने पर्सनल थॉट्स को, जो कि आइसोलेशन पे है, मेलनकॉली और नॉस्टैल्जिया पे है, मतलब कि दुख दर्द, सेपरेशन, अकेला रहना और कुछ पुरानी यादों पे इनके जो थॉट्स है वो इस पोएम में उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। दोस्तों, वेसेक्स हाइट्स थॉमस हार्डी की कलेक्शन वेसेक्स पोएम एंड अदर वर्सेस का पार्ट है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलते हैं, देयर आर सम हाइट्स इन वेसेक्स शेप्ड एज इफ बाय अ काइंडली हैंड फॉर थिंकिंग, ड्रीमिंग, डाइंग ऑन एंड एट क्राइसिस व्हेन आई स्टैंड। दोस्तों, इस लाइन में थॉमस हार्डी डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी सर्टेन हिल्स को या फिर किसी हाई प्लेसेस को जो कि वेसेक्स में है, और वो बोल रहे हैं कि वो जो जगह है उसको नेचर ने इतने ब्यूटीफुली क्रिएट किया है, इतने परफेक्टली क्रिएट किया है। वो जगह, वो हाइट ऑफर कर रही है कंफर्ट को। स्पीकर कह रहे हैं ये जगह उनके लिए सोचने के लिए, सपने देखने के लिए और अपने इमोशन को कन्फ्रंट करने के लिए परफेक्ट है, खासकर तब जब उनकी लाइफ में क्राइसिस हो, जब वो रो रहे हो, जब वो पेन में हो, तब ये जगह उनके लिए परफेक्ट है अपने मन को शांत करने के लिए। आगे वो बोलते हैं, say on Ingpan beacon eastward or on wireless knack westwardly, I seem where I was before my birth and after death maybe। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं जब वो ऐसे हिल्स पर, ऐसी जगह पे खड़े होते हैं। उन्होंने यहाँ पे वेसेक्स के रियल लोकेशंस के बारे में बात की है। इंगपैन बीकन जो कि ईस्टवर्ड में है और वायरलेस नेक जो कि वेस्टवर्ड में है। बोल रहे हैं कि जब इन जगहों पे मैं खड़ा होता हूँ तब मैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को महसूस करता हूँ जो कि लाइफ के बियॉन्ड है। वो सजेस्ट करते हैं कि इन हाइट्स पर, इन जगहों पे वो कुछ ऐसा फील करते हैं जैसे कि उनकी आत्मा उस जगह से ही एग्जिस्ट करती है, बिलोंग करती है, और मरने के बाद भी वो उसी जगह पर वापस आएंगे, ऐसा वो महसूस करते हैं उस जगह को लेके। आगे स्पीकर बोलते हैं, इन द lowlands I have no comrade, not even the lone man's friend, her who suffered long and is kind, except what he is too weak to mend। इस लाइन में हार्डी बोल रहे हैं कि जो लो लैंड के लोग हैं, मतलब कि अभी वो हिल्स पे हैं लेकिन जो हिल्स के नीचे जो लोग रहते हैं, जो सोसाइटी है, वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला फील करता हूँ, कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेशेंस और सिंपैथी भी नहीं है, उनका कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी
लवर नहीं है उनकी लाइफ में जो उनको सपोर्ट करे। दोस्तों, ये लाइन ह्यूमन वीकनेस को एक्सेप्ट करती है कि इंसान हर चीज़ फिक्स नहीं कर सकता, पर लोलैंड्स में लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। सोसाइटी इन चीज़ों को नहीं समझती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, डाउन देयर दे आर डबिशियस एंड आस्किंस, देयर नोबडी थिंक्स एज आई, बट माइंड चेंज डू नॉट क्लैंक, वेयर वंस नेक्स्ट नेबर्स इज द स्काई। इस लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं कि जो लोलैंड है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सस्पिशियस है, वो जजमेंटल हैं, वो लोग स्केप्टिकल हैं स्पीकर को लेके। दोस्तों, ये चीज़ हाईलाइट करती है कि कैसे सोसाइटी इंडिविजुअल थॉट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। यहाँ पे हार्डी बोल रहे हैं कि लेकिन जो हिल्स है, जो हाइट्स हैं, वो हार्डी के लिए, वो स्पीकर के लिए एक कंपेनियन है, एक दोस्त है। कंपेनियन है खुला आसमान, जहाँ पे हार्डी फ्री महसूस करते हैं। सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के कोई भी बर्डन से वो दूर हैं, उस जगह पे वो बिल्कुल फ्री महसूस करते हैं। दोस्तों, इस स्टैंजा में हमने जाना है कि स्पीकर एक जगह का नाम बता रहे हैं। उसको वेसेक्स की एक जगह है, हिल्स है वहाँ पे, जहाँ पे हार्डी जाके अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने सपने देख सकते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैं मरूंगा तो यहीं पे मरूंगा। वो वहाँ पे जाके अपने दुख को, अपने सुख को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो बोलते हैं जो लो लैंड पे लोग रहते हैं, जो सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं, वहाँ पे उनका कोई भी दोस्त नहीं है, कोई लवर नहीं है, कोई भी नहीं है जो उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें एक्सेप्ट करे। हर कोई उन्हें सस्पिशियस और जजमेंटल की नज़रों से देखते हैं, कि उन्हें जज करते हैं, कि थॉट्स पे जज करते हैं। लेकिन वो हिल्स जो हैं वो एक कंपेनियन की तरह काम करती है, जहाँ पे हार्डी खुल के जीते हैं। आगे वो बोलते हैं, इन द टाउन्स आई एम ट्रैक्ड बाय फैंटम्स हैविंग वियर्ड डिटेक्टिव वेज, shadows of being who followed with myself of earlier days। दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं कि जो अर्बन एनवायरनमेंट है वहाँ पे स्पीकर हॉन्टेड फील करते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मेमोरीज ऐसी याद आती हैं जिन पे वो रिग्रेट करते हैं। पास्ट की मेमोरीज जो है पे स्पीकर रिग्रेट करते हैं, वो वहाँ पे उन्हें याद आती है। यहाँ पे फैंटम्स जो है सिंबलाइज करते हैं उन लोगों को जो कि स्पीकर के पास्ट में थे। वो शायद उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कि एक्विंटेंस हो सकते हैं, मतलब जान पहचान वाले हो सकते हैं, या फिर वो खुद भी हो सकते हैं। तो कभी अपने आप को जज किया करते थे अपने एक्शंस और थॉट्स को लेकर, जिससे हार्डी जो है अनईजी फील करते थे। आगे वो बोलते हैं, दे हैंग अबाउट एट प्लेसेस एंड दे से हार्श हैवी थिंग्स, मैन विद फ्रिजिड सीनियर एंड वुमेन विद टार्ट डिस्परविजन्स। इन लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं जो मेमोरीज हैं, जो इम्प्रेशंस हैं उनके पास्ट की, वो अनप्लेजेंट है, वो हार्श है, मतलब वो खुशियों से नहीं भरी हुई है, उसमें सिर्फ दुख और दर्द छुपे हुए हैं। बताते हैं कि वहाँ पे जगह जगह लोग थे लोलैंड्स में, सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे जो मेन थे वो स्पीकर को अनवर्दी समझते थे, और जो वहाँ की वुमेन थी वो बहुत ही मीन बातें किया करती थी स्पीकर के बारे में। दोस्तों, ये चीज़ सजेस्ट करती है कि स्पीकर का जो पास्ट है उसमें कुछ इमोशनल स्कार्स है, कुछ ऐसे दुख दर्द हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से स्पीकर आइसोलेटेड महसूस करते थे उन जगह पे, लोलैंड्स की जगह पे, सोसाइटी के अंदर, क्योंकि लोग उन्हें, उनके थॉट्स को, उनके एक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। आगे स्पीकर बोलते हैं, डाउन देयर आई सीम टू बी फॉल्स टू माई सेल्फ, माई सिंपल सेल्फ दैट वॉज। इस लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि जब वो लोलैंड्स में होते हैं, मतलब कि जब वो उस सोसाइटी के अंदर होते हैं,
मौजूद होते हैं उस वक्त स्पीकर डिसकनेक्टेड फील करते हैं अपने आप से, अपनी ओरिजिनल सेल्फ से, क्योंकि उस सोसाइटी में वो अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपने डिज़ायर्स खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं होते हैं। उन्हें सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। आगे की लाइन में वो बोलते हैं, एंड इज नॉट नाउ एंड आई सी हिम वॉचिंग wondering what crass cause can have merged him into such a strange continuator as this, who yet has something in common with himself, my क्रिसलिस। दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर इमेजिन करते हैं जो उनकी सिंपल सेल्फ है, मतलब कि जब स्पीकर यंग थे, जब वो इनोसेंट थे, लेकिन अब वो कंफ्यूज हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेट हैं। क्रैश कोर्स का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। बोल रहे हैं कि इन इवेंट्स ने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इन अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से मेरे अंदर और मेरे आसपास काफ़ी चेंज हुआ है। हार्डी बोलते हैं कि जो उनकी करंट सेल्फ है, जो प्रेजेंट सेल्फ है, वो कॉन्टिन्यूटर है, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है उनके पास्ट सेल्फ का। इस करंट सेल्फ में उनके कुछ ओरिजिनल एसेंस अभी भी मौजूद है, उसमें कुछ अभी यंगर, इनोसेंट फीचर स्पीकर के अभी भी मौजूद है। स्पीकर ने यहाँ पे चेरिसलिस का यूज़ किया है, मतलब कि प्योपा स्टेज को, जहाँ पे एक कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई में जब कन्वर्ट होता है, उस स्टेज का मेंशन किया है। वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरी जो करंट सेल्फ है उसमें अभी भी कुछ पास्ट सेल्फ की क्वालिटीज़ अभी भी मौजूद है। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि उनके हालात वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर कुछ चीज़ें बाकी है अपनी पास्ट लाइफ को लेकर, और वो हमेशा वो क्वालिटीज़ उनके अंदर रहेगी। उनके मरने के बाद भी वो क्वालिटीज़ आफ्टर लाइफ में भी उनके साथ ही रहेगी। इस स्टेंजा में हमने जाना है कि स्पीकर बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो उनको काफ़ी बुरा भला बोला करते थे, आदमी भी औरतें भी। यहाँ पे स्पीकर बोलते हैं, जो मेरी पास्ट लाइफ थी, जब मैं यंगर था तब मैं इनोसेंट था, मेरी लाइफ में दिक्कतें नहीं थी, मैं खुश था। लेकिन जो मेरी करंट सेल्फ है, करंट पोजीशन है लाइफ के अंदर, वहाँ पे सब कुछ बदल चुका है। मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिसरेबल हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं मेरी पास्ट लाइफ की जो अभी भी जुड़ी हुई है मेरे से, और वो अंत तक जुड़ी रहेगी। आगे वो बोलते हैं, आई कैन नॉट गो टू द ग्रेट ग्रे प्लेन, देयर्स फिगर अगेंस्ट द मून, नो बडी सीज इट बट आई, एंड इट मेक्स माई ब्रेस्ट बीट आउट ऑफ ट्यून। दोस्तों, इन लाइनों में स्पीकर रेफर कर रहे हैं सैलिसबरी प्लेन को, जो जाना जाता है ग्रेट ग्रे प्लेन के नाम से। वो जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वो एक एम्प्टी लैंडस्केप है जहाँ पर एशियन मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि वहाँ पर स्टोन हेंज है। वो यहाँ पे इम्प्लाई कर रहे हैं कि स्पीकर जो है वो एक हॉन्टेड चीज़ से, एक मिस्टीरियस फिगर से कर रहे हैं। ऐसा विजन है, एक ऐसा नज़रिया है, एक नज़ारा है उनके सामने जो उनके पर्सनल और साइकोलॉजिकल विजन दोनों वे में वो देख सकते हैं उसे। वो बता रहे हैं ये जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जो उनके इमोशंस को डिस्टर्ब कर रही है। सजेस्ट करती है ये लाइन कि वो एंजाइटी, फियर और किसी ग्रीफ से, मतलब किसी दुख या दर्द से घिरे हुए हैं। ओवरऑल यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर एंजाइटी है, फियर है, दुख है, दर्द है, जैसे मानो वो किसी एक जगह पे है जो कि काफ़ी बड़ी है और खाली है, जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है। वो जगह उन्हें और ज़्यादा एंजाइटी दे रही है, डर पैदा कर रही है उनके मन में। आगे स्पीकर बोलते हैं, आई कैन नॉट गो टू द टॉल स्पायर्ड टाउन,
been bared by the forms now past, for everybody but me, in whose long vision they stand there fast. दोस्तों यहाँ पे टॉल स्पायर टाउन रिफ़र करता है एक रियल प्लेस को जो कि सेलिसबेरी में है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है स्पीकर जो है कि मेमोरीज जो पास्ट में थी उन्हें अभी तक एक ऐसी पोजीशन में रखे हुए हैं जहाँ पे वो सिर्फ एंजाइटी, फियर और दुख दर्द महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि सिल्सबेरी वो जगह है जो स्पीकर के पास्ट का एक हिस्सा थी। स्पीकर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो वहाँ पे उस जगह पे वापस नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह उनके पास से रिलेटेड है और उन्हें आज भी डराती है। तो कुछ ऐसी मेमोरीज है जो उस जगह से जुड़ी हुई है। वो ये भी कहते हैं ये जो फॉर्म है, ये जो मेमोरीज है, ये और कोई नहीं देख सकता है क्योंकि ये स्पीकर के माइंड में है, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये स्पीकर की कुछ अपनी मेमोरीज है, अपने एक्शंस हैं जिनसे स्पीकर भाग नहीं सकते, जिनसे स्पीकर छुप नहीं सकते। आगे स्पीकर बोलते हैं, There's a ghost at Yelham Bottom, chiding loud at the fall of the night. There's a ghost in Fromside Vale, thin-lipped and vague in a shot of white. दोस्तों येलहैम बॉटम और फ्रॉम साइड वेल रियल प्लेसेस है, रियल जगह है वेसेक्स में, जो कि यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस को, हॉन्टिंग प्रेजेंस को, जैसी कोई मेमोरीज है या कोई रिग्रेट्स है जो कि स्पीकर की लाइफ से कनेक्टेड है। स्पीकर बोल रहे हैं जो येलहैम बॉटम है, गोस्ट इज चाइडिंग लाउड, ये चीज़ प्रेजेंट करती है वॉइस ऑफ ब्लेम को या फिर क्रिटिसिज्म को जो कि स्पीकर ने एक्सपीरियंस किया है अपनी पास्ट लाइफ में। या तो लोगों ने उन्हें कुछ बुरा भला कहा है या फिर वो किसी गिल्ट में है जहाँ पे अगर वो दोबारा जाएंगे अगर उस जगह पे तो लोग उन्हें ब्लेम करेंगे उस चीज़ के लिए, उस एक्शंस के लिए जो कि स्पीकर ने पास्ट में किए थे। और द गोस्ट इन फ्रॉम साइड वेल डिस्क्राइब कर रहा है एज अ थिन लिप्ड एंड वैग्यू। ये चीज़ सजेस्ट करती है एक अनसेटलिंग प्रेजेंस को, सिंबलाइज करती है एक रिग्रेट को, एक दुख को जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक नहीं भरा है स्पीकर की ज़िंदगी में। दोस्तों इस लाइनों में एक वाइट शॉट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंस ऑफ डेथ को, हॉन्टिंग को। ये जो मेमोरीज है ये स्पीकर को आज भी डराती है, एंजाइटी देती है, दुख पहुंचाती है। आगे वो बोलते हैं, देयर इज़ वन इन द रेलवे स्टेशन वेन एवर आई डू नॉट वॉन्ट इट नियर, आई सी इट्स प्रोफाइल अगेंस्ट द पेन सेइंग वॉट आई वुड नॉट हेयर। इन लाइनों में स्पीकर रेफर कर रहे हैं फैंटम और हॉन्टिंग मेमोरी को जो कि आज तक उन्हें फॉलो कर रही है। इनफैक्ट वो मेमोरीज उन्हें तभी भी याद आती है जब वो ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में राइड करते हैं। प्रोफाइल अगेंस्ट द पेन का मतलब है ट्रेन की विंडो। ये चीज़ सजेस्ट करती है एक गोस्टली या फिर एक मेंटल इमेज को, कोई मतलब कि किसी रिग्रेट को, किसी मेमोरी को जिसको स्पीकर अपनी लाइफ में वेलकम नहीं करना चाहते, जिन थॉट्स से स्पीकर दूर भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। ये चीज़ सिंबलाइज करती है कैसे कुछ मेमोरीज, कुछ अनप्लेजेंट मेमोरीज हमारी लाइफ की जो होती है वो आगे चल के हमारी कोई एंजाइटी या हमारा कोई फियर बन जाती है। दोस्तों अब तक हमने जाना है स्पीकर अपनी किसी पास मेमोरी से भागना चाहते हैं लेकिन वो भाग नहीं पाते। जहाँ पे भी वो जाते हैं वो मेमोरीज और वो पास्ट उनकी लाइफ में को याद आता रहता है, वो डराता रहता है, उन्हें एंजाइटी देता रहता है। स्पीकर जब ट्रेन की विंडो से भी बाहर देखते हैं उन्हें वही बातें सुनाई देती है जो कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। दोस्तों जब आप कहीं पे सफ़र करते हो कार में, ट्रेन में, फ़्लाइट में, तो हम ज़रूर विंडो के बाहर ज़रूर देखते हैं और हम किसी ख्यालों में
हो जाते हैं। वो अच्छे भी ख्याल हो सकते हैं, वो बुरे भी होते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्पीकर भी जब ट्रेन के बाहर देखते हैं, विंडो से देखते हैं बाहर का नज़ारा, तो बाहर के नज़ारे नहीं बल्कि वो एक डीप थॉट्स में खोए हुए होते हैं। उन्हें वो मेमोरीज याद आती है जो कि वो याद नहीं करना चाहते। आगे स्पीकर बोलते हैं, एज फॉर वन रेयर फेयर वुमन आई एम नाउ बट अ थॉट ऑफ हर्स। I enter her mind and another thought succeed me that she prefers। दोस्तों, फाइनली इन लाइनों में स्पीकर ने बताया है कि वो कौन सी मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ की पास्ट रोमांटिक रिलेशनशिप जो थी उसके बारे में स्पीकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो एक वुमेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रेयर एंड फेयर। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि वो वुमेन काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी और प्रीशियस थी स्पीकर के लिए। लेकिन अब वो वुमेन स्पीकर के बारे में नहीं सोचती होगी। अगर वो स्पीकर को याद करती भी होगी ना, तो वो एक छोटी सी देर के लिए करती होगी, थोड़ी सी देर के लिए करती होगी, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही होगी और अचानक से स्पीकर का भी ख्याल आ गया होगा। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जो स्पीकर और उस वुमेन की जो यादें थी, अब वो रिप्लेस कर दी है दूसरे लोगों ने, जो अब उस वुमेन की ज़िंदगी में आए हैं, जो कि उस वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है और अपीलिंग है। दोस्तों, ये लाइनें रिफ्लेक्ट करती हैं कि स्पीकर की मेमोरीज, वो फीलिंग अभी तक महसूस कर रहे थे, वो एक डिस्टेंस और रिजेक्शन को बताती हैं, जो कि उनकी रिलेशनशिप की मेमोरी और लव से जुड़ी हुई है। आगे स्पीकर बोलते हैं, गेट माई लव फॉर हर इन इट्स फुलनेस। शी herself even did not know. Well, time cures hearts of tenderness and now I can let her go। लाइनों में स्पीकर बोल रहे हैं कि उस वुमेन ने कभी भी स्पीकर के लव को समझा ही नहीं। उस वुमेन ने कभी भी नहीं जाना कि स्पीकर कितना डीपली उस वुमेन से अफेक्टेड है और वो कितना प्यार करते हैं। ये चीज़ उस वुमेन ने कभी नहीं समझी। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं, टाइम हील्स इमोशनल वॉन्ट्स। यहाँ स्पीकर बता रहे हैं कि वो अब ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उस वुमेन के ख्यालों को, उस वुमेन को जाने देना ही सही है, उसको भुला देना ही सही है। आगे वो बोलते हैं, सो आई एम फाउंड ऑन ईगन पेन बीकन, on wall snack to the west, or else on homely Bolbaro or Little Pilston Crest। इन लाइनों में स्पीकर जो है वापस से हाई प्लेसेस जो हैं वेसिक्स में उसकी बात करने लग गए। वो बोलते हैं कि वो जगह उनको कंफर्ट देती है, उन्हें सुकून देती है, उनको एक पर्सनल फ्रीडम और पीस देती है। उन मेमोरीज से भागने के लिए, उन मेमोरीज से एस्केप करने के लिए, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से, इमोशनल पेन से अगर उन्हें कहीं जाके रिलीफ मिलता है तो वेसेक्स की हाई प्लेसेस पे मिलता है। उन्होंने कुछ हाई प्लेसेस का लोकेशन को मेंशन भी किया है, इग्नेट पेन बेकिन, ऑल स्नैक, बैरो और पिल्सडन क्रेस्ट। ये सारी जगह वेसेक्स में हाई प्लेसेस पे है, हिल्स पे है, जहाँ पे जाके स्पीकर को सुकून मिलता है। वहाँ पे वो अपने इमोशनल पेन, मेमोरी और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बर्डन से दूर रह सकते हैं, अपने एक पर्सनल फ्रीडम और पीस के साथ। आगे वो बोलते हैं, Where men have never cared to haunt, nor women have walked with me, and ghosts then keep their distance, and now some liberty। इन लाइनों में स्पीकर बता रहे हैं ये जो हाइट्स है, ये जो हिल्स हैं, वो किसी भी ह्यूमन इंट्रूशन से और कंपेनियनशिप से फ्री है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं, कोई लवर नहीं। अगर का कोई कंपेनियन है तो वो ये जगह है। ये लाइन कन्वे करती है सेंस ऑफ आइसोलेशन को और एक हिंट देती है कि ये जगह काफ़ी सुकून भरी है। वो बोल रहे हैं कि ये टाउन्स, लोलैंड्स जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे स्पीकर अपनी मेमोरीज, अपनी रिग्रेट्स को सोचते रहे,
उनसे सफ़र करते रहे, उनसे पेन महसूस करते रहे, फियर एंजाइटी जैसी चीज़ें महसूस करते रहे। हिल्स पे, हाइस पे पोस्ट भी उन्हें छोड़ देते हैं, ऐसा इन्होंने लाइन में मेंशन किया है। जगह पे स्पीकर एक फ्रीडम महसूस करते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम महसूस करते हैं। वहाँ पे वो एक्सटर्नल जजमेंट्स और इंटरनल बर्डन्स दोनों से ही दूर हैं, फ्री हैं। दोस्तों यही थी पोयम वेसेक्स हाई जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी थी। आई होप आपको पोयम समझ में आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।